हेलो गाइज। रेशवे एकेडमी पे आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। क्लासेज कहाँ तक चल रहे थे? थोड़ा बहुत बिजी हैं आजकल यार, क्या करें, टाइम नहीं मिल पा रहा है। जिंदगी ऐसी हो गई है, कड़वाहट। चलो भाई, कोई बात नहीं, लाइफ है, होनी चाहिए ऐसी। लाइफ में थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, साथ साथ लाइफ में थोड़ा परेशानियाँ भी होनी चाहिए, तभी तो लाइफ समझ में आती है। ओके, चलिए, क्लासेस कहाँ तक चल रहे थे आपके? आपके जो क्लासेस चल रहे थे बैटरी के चल रहे थे, बैटरी के जो हम लेक्चर थे वो पढ़ा भी दिए थे बहुत कुछ उसमें बैटरी में हमने, कि बैटरी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से बैटरी पढ़ने हैं। तो बैटरी आपको हम पढ़ाए थे, उसमें कौन कौन से बैटरी क्या क्या पढ़ा दिए हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूंगा कि बैटरी में क्या क्या मैंने पढ़ा दिया है। जो बैटरी है, बैटरी मैंने क्या क्या चीजें पढ़ा दिया था, याद कीजिए। सबसे पहले मैंने बैटरी का डिफिनीशन बता दिया था। ओके, मतलब इसका मैंने आपको परिभाषा बता दिया था। ठीक है बाबू। फिर मैंने आपको बैटरी का डिफिनीशन बताने के बाद मैंने बताया था कि ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स बताया था इसका बैटरी का। ठीक है, टाइप्स बताने के बाद तो मैंने बताया था कि कैसे आप बैटरी को सीरीज, कैसे बैटरी को सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं इसको, या फिर मिक्स में कैसे जोड़ते हैं। फिर मैंने कहा था कि बैटरी जो आपके पढ़ाए थे वो बताए थे सेकेंडरी बैटरी, और सेकेंडरी बैटरी में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, एक पढ़ा दिया था लेड एसिड, ये मैंने खत्म कर दिया था लेड एसिड। फिर मैंने आपको निकिल आयरन बैटरी, और फिर मैंने आपको निकिल कैडमियम बैटरी, इन सब का चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ा दिए थे। इन सब का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मैंने पढ़ा दिया था। मैंने बोला भी था ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, इनका भी और इनका भी। ये मैंने कहा था कि आप सेम टू सेम जो निकिल आयरन है, जहां पे आयरन होगा वहां पर कैडमियम कर दीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम सही आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये आपको इतना पढ़ाया जा चुका था। ओके, चलिए, जो मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन, आइए उस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन दे दिया है, मान लीजिए, हाँ, जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15 सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर एक बैटरी का निर्माण किया गया है। ठीक है, एक 15 सेल को, जैसे कि कुछ सेल हैं, उसको जोड़कर एक बैटरी का निर्माण किया गया है, और किसमें जोड़ा गया है, साफ साफ लिख रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। कह रहा है कि 15 सेलों को आप जोड़े हैं, और 15 सेल, सेल की संख्या कितनी है पर लिख लेते हैं। जो सेल है टोटल सेल वह है 15। ठीक है, 15 सेल है, इन सबको श्रेणी में जोड़ा गया है। कह रहा है कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2.5 वोल्ट है। मतलब इसमें जो इसका ईएमएफ है ई, वो दिया है 2.5 वोल्ट। लेकिन साथ साथ में कह रहा है इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। मतलब स्मॉल आर मानते हैं आंतरिक प्रतिरोध को, वह दिया है 0.5 ओम दिया हुआ है। कह रहा है कि बैटरी के आर पर वोल्टेज, सॉरी, बैटरी के आर पर प्रतिरोध 12 ओम। मतलब कैपिटल आर जो दिया हुआ है वो दिया है कितना ओम का, 12 ओम का। फिर कह रहा है बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान ज्ञात करिए। मतलब बैटरी से कितना धारा ली गई है इसके बारे में आपको पता करना है। तो उससे पहले मैं एक आपको थोड़ा सा एक चीज बताऊंगा, तब मैं न्यूमेरिकल पर चलूंगा। क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे कोई बैटरी आपके पास है, सपोज दैट कोई बैटरी ऐसे है, ये बैटरी है, ये बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं, जो टर्मिनल्स होते हैं, ये बैटरी के क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं। तो देखिए क्या है कि बैटरी के अंदर जो प्लेट्स होते हैं, मैंने बताया था आपको कल, प्लेट्स जो होते हैं, तो इस प्लेट्स को आपस में जोड़ने के लिए यहां पे वार लगते हैं, ये वार लगते हैं, और बहुत से वार अंदर होते हैं। तो यहां पर देखिए, और यहां पर बाहर की तरफ लोड लगता है। जो बाहर की तरफ लोड लगता है ना, उसी को बोलते हैं कैपिटल आर। ठीक है, और जो इस बैटरी के अंदर के वायर्स होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, इनका भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध काम करेगा। तो उस प्रतिरोध को हम बोलते हैं स्मॉल आर। तो स्मॉल आर को ही बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इसको हम बोलेंगे कौन सा प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं इसको।
तो आंतरिक प्रतिरोध किसको होता है? जो टर्मिनल्स होते हैं, जो वायर होते हैं, उनका प्रतिरोध होता है, उसको बोलते हैं कौन सा प्रतिरोध? आंतरिक प्रतिरोध। जो इसमें इसमें वोल्टेज उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं ई। तो ई क्या है? ई जो है, अभी इसके बारे में मैं बाद में बताता, लेकिन न्यूमेरिकल आ गया तो बताना पड़ रहा मुझे। ये बैटरी का ईएमएफ है, चाहे जनरेटेड वोल्टेज है। और जो यहां पर वोल्टेज मिलता है बाहर की तरफ उसको बोलते हैं वी। तो वी को हम बोलते हैं कौन सा वोल्टेज है? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज। जरा एक बात बताइए सबसे पहले, अच्छा इसमें जो धारा फ्लो होगी उसको मैंने क्या मान लिया? आई। तो आई को क्या मैं मान रहा हूं? सप्लाई करंट, सप्लाई धारा। ठीक है, इतना मान लीजिए। अच्छा एक बात बताइए जरा इसमें आप लोग, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बैटरी कितना वोल्ट जनरेट किया है? ई। ध्यान दीजिएगा, बैटरी कितना वोल्ट जनरेट किया? ई। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें वायर है, धारा भी फ्लो हो रही है, तो वायरवा का कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, और उस प्रतिरोध के कारण बैटरी के अंदर ही कुछ वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो जाता है। तो कितना ड्रॉप हो जाएगा? तो मान लीजिए ड्रॉप हो गया माइनस आई इंटू आर, ड्रॉप हो गया, और जो बचेगा वो कहां पहुंचेगा? लोड पर। ठीक है, अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए 100 वोल्ट उत्पन्न किया, 5 वोल्ट उसी में ड्रॉप हो गया, 5 वोल्ट इसके अंदर ड्रॉप हो गया, तो जो यहां पर पहुंचेगा तो वही हम 100 माइनस 5 कर देंगे, 95 वोल्ट पहुंचेगा। ठीक, तो यहां पर 95 वोल्ट पहुंचेगा। ठीक है सब, 95 वोल्ट पहुंचेगा। तो मैं ही तो करूंगा 100 माइनस 5 इक्वल टू 95। तो यही बात इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी बैटरी आएगा तो E माइनस आई आर इक्वल टू वी। ई जो है जनरेटेड वोल्टेज, इतना इसके अंदर ड्रॉप हो गया, जो बचेगा वो कहां पहुंचेगा? टर्मिनल के पास पहुंचेगा। ओके, चलते हैं अब क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा एक चीज एक्स्ट्रा था, मैंने बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 सेल हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक बैटरी और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर एक बैटरी और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इस तरह डॉट डॉट कर दीजिए। और यह कितने वोल्ट का है? तो देखिए दिया हुआ है 2.5 वोल्ट। ये है 2.5 वोल्ट। और कितने ओम का रेजिस्टेंस है? ये है 0.5 ओम का। फिर ये कितने वोल्ट का है? 2.5 वोल्ट, और ये है 0.5 ओम का। इस तरह 15 ठो हैं। और यदि हम बाहर की तरफ एक लोड लगा देते हैं, बाहर की तरफ एक आप लोड लगा देते हैं, कितने ओम का रेजिस्टेंस है? ये कैपिटल आर का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वो दिया है 12 ओम। ओके, तो चलो हम इसमें थोड़ा सा देखो, हमको इसमें धारा ज्ञात करनी है कि इसमें धारा कितनी होगी। ठीक है, तो हम सिंपल से पहले वोल्टेज कितना काम करेगा, धारा कितना काम करेगा निकालेंगे। सबसे पहले वोल्टेज निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लो? वोल्टेज। तो देखो ये सभी वोल्टेज सीरीज में है ना। कितने वोल्टेज है टोटल? 1 2 3 4, ऐसे 15 बैटरी है, 15 सेल है। तो 15 सेल, एक सेल का इतना है, तो 15 सेल का कितना हो जाएगा? तो वोल्टेज जो हमारा काम करेगा वो कितना काम करेगा? 2.5 इंटू 15, ये तो काम करेगा इसमें। तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, और 30 और फिर 7.5, 37.5, यही तो आएगा। 15 दूनी 30 और वो कितना आएगा? 7.5, तो आएगा 37.5 वोल्ट। टोटल वोल्टेज कितना काम करेगा? एक का इतना, तो 15 का गुणा करा दीजिएगा, तो यही तो आएगा 15 5 75 और 15 दूनी 30 और 30 7 37, मतलब 37.5 वोल्ट पूरा वोल्टेज काम करेगा। अब हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना काम करेगा? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना काम करेगा? तो देखो ये पूरा का पूरा देख रहे हो ना, सब सीरीज में है। तो ये हो गया कितना? 0.5, अब 15 बैटरी है तो गुणे 15, अब प्लस ये भी तो है इसी के साथ सीरीज में, प्लस कितना हो जाएगा? 12। तो कितना हो जाएगा? 12 25 60, ये तो आएगा। देख नहीं नहीं 15 सेल हैं, हाँ ठीक तो है। तो कितना आ जाएगा? 12 25, और सॉरी 12 कर रहे हैं, 15 25 75, मतलब 7 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5, अब प्लस आ जाएगा 12, तो 12 और 7 19, 19.5 ओम। तो टोटल हमारा वोल्टेज कितना काम करेगा? इतना। टोटल रेजिस्टेंस काम करेगा इतना। अब इतना आ गया, अब कुछ करना नहीं है, अब धारा निकाल लीजिए। तो धारा इक्वल टू आई इक्वल टू टोटल वोल्टेज भी अब टोटल रेजिस्टेंस आर। तो भी टोटल वोल्टेज कितना निकाल रखे हैं आप? 37.5, अब रेजिस्टेंस कितना निकाल रखे हैं? 19.5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 1.92 आएगा लगभग में, 1.92
एम्पियर, इतना एम्पियर धारा का मान फाइंड होके आ जाएगा। ओके, या फिर एक और फॉर्मूला है, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे देख लीजिए। आपको पता होगा धारा इक्वल टू कितना होता है, वोल्टेज अब बटा रेजिस्टेंस, यही तो होता है। तो देखो I इक्वल टू कितना वोल्टेज काम करेगा। तो मान लेते हैं कि N सर्किट मतलब ऐसे ही आप N बैटरी को लगा रखे हैं, तो एक बैटरी का वोल्टेज E है, तो N बैटरियों का कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा। अब बटा हेलो 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 हेलो, हाँ जी 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 जी, नहीं मैं खुद तैयारी कराता हूँ। ठीक है ठीक। कोचिंग वाले फोन कर रहे हैं, बताओ, इंस्टीट्यूट वाले तैयारी करने के लिए बताओ, हम खुद तैयारी करा रहे हैं यहाँ पर बच्चों को। चलो इतना आएगा। एक और देखो, एक फार्मूला ऐसे लगा सकते हो, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, एक बैटरी का वोल्टेज अगर ई हो तो एन बैटरी का वोल्टेज एन ई हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, कैपिटल आर प्लस एक बैटरी का रेजिस्टेंस अगर मान लो स्मॉल आर है, तो एन बैटरी का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन इंटू आर। डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे तुम। एन का मान कितना है 15, आर का मान कितना निकाल दिया था 12, सॉरी ई का मान कितना दिया था, ई का मान देखो यहां पर दिया था 2.5, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, चाहो तुम ऐसे भी निकाल सकते थे। यहां पर हो जाएगा कितना 2.5 एन ई बटा आर कितना है 12, प्लस एन का मान कितना दिया है 15, और स्मॉल आर का मान 0.5। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे भी आएगा 1.92 एम्पियर। ठीक है, देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, उतना भी आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है ना कि मैं सोच रहा था कि तुम लोगों को थोड़ा नॉलेज मतलब ये पता चले कि आखिर में हो क्या रहा है, इसलिए इस ऐसे सॉल्व करोगे ना तो तुम लोगों को पता चलेगा कि हो क्या रहा है। वो तो आप किसी एग्जाम का प्रिपेयर करेंगे, जैसे जेईई की तैयारी करेंगे तो ऐसे सॉल्व करिएगा। लेकिन अगर आपको बीटीई बोर्ड में पूछेगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे 5 में 5। ठीक है, ये भी ध्यान देना रहता है बीटीई बोर्ड में नंबर उठाने के लिए। बीटीई बोर्ड के हिसाब से कहां पे लिखा कीजिए, तो याद हो जाएगा, क्वेश्चन लिख लेंगे, ज्यादा टफ नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए सीरीज वाला ही है, हाँ बिल्कुल सीरीज वाला ही है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि श्रेणी संयोजित 10 सेलों की बनी हुई एन का मान दिया। चलिए आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। आप डायरेक्ट अब एक सॉल्व जो क्वेश्चन है इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व डायरेक्ट करेंगे। कैसे, एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान कितना दिया है बाबू 10 सेल है तो एन का मान 10। एक बैटरी के सिरों पर 4 ओम का प्रतिरोध, अच्छा थोड़ा चेंज कर दिया क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। 10 सेलों की बनी हुई एक बैटरी के सिरों पर 4 ओम का प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। ठीक है, कर 4 ओम का प्रतिरोध मतलब कैपिटल आर का जो मान है वो पहले दिया हुआ है कितना 4 ओम का। फिर कह रहा है कि तब 2.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। उस समय जो आई का मान है वह 2 पॉइंट कितना है 4 एम्पियर है। ठीक है, क्वेश्चन में टर्म्स 2 दे दिया है। फिर कह रहा है और जब प्रतिरोध बढ़ाकर 6 ओम कर दिया जा रहा है, अगले कंडीशन में एन तो 10 ही है अभी भी, लेकिन जो रेजिस्टेंस बाहर लगा रहे हैं, अरे जो यहां पर बैटरी में जो यहां पर रेजिस्टेंस लग रहा है ए वाला कैपिटल आर, इसकी बात हो रही है। वह कह रहा है कि उसको कर दिया है 6 ओम, 4 ओम पहले था, अब कितना ओम कर दिया 6 ओम कर दिया, तो धारा का मान 1.8 एम्पियर रह जाती है। तो करंट का जो मान है वह 1.8 एम्पियर रह जाती है। तो कर आप विद्युत तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं इसको सॉल्यूशन में। ठीक है, वही फार्मूला लगाइए, आई इक्वल टू कितना होता है एन इंटू ई डिवाइड बाई आर प्लस एन आर। इस फार्मूले से सॉल्व करिए। ठीक है, अब इस पर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखा कीजिए, ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। चलिए पहला हम कंडीशन नंबर 1 यहां पर लिखेंगे हम कि एक कंडीशन नंबर कौन सा है 1 है, ऐसे सॉल्व करिए। कंडीशन नंबर 1 में क्या कह रहा है, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा एन इंटू ई बटा आर प्लस कितना हो जाएगा एन आर।
बताओ आई का मान कितना दिया हुआ है 2.4, आई का मान 2.4, एन का मान कितना दिया है 10 और ई का मान कितना दिया हुआ है, यही तो निकालना है आपको, यही आपको निकालना है एन ई। आर का मान देखो कितना दिया हुआ है, आर दिया है 4, क्या हो जाएगा 4, एन का मान कितना दिया है 10 स्मॉल आर, यही तो हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब चलो अब कंडीशन नंबर 2 चलो, कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है, कंडीशन नंबर 2 में भी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा एन ई बटा आर प्लस कितना हो जाएगा एन आर, यही होगा। अब कंडीशन नंबर 2 में देखो आई कितना दिया हुआ है 1.8, एन का मान कितना है 10, ई का मान हमको निकालना ही है, ई यहां भी रख देंगे कैपिटल आर कितना आप रख दिए हैं 6 और एन का मान 10 और ई का मान आर का मान स्मॉल आर। समीकरण नंबर कौन सा ले लो 2। अब दोनों समीकरणों को डिवाइड कर दो, दोनों समीकरणों को क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे भाई, समीकरण नंबर 1 डिवाइड बाई समीकरण नंबर 2। तो देखो एक कितना है 2.4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1.8, अरे लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ डिवाइड होगा, राइट वाला राइट के साथ डिवाइड होगा, उधर कितना हो जाएगा 10e डिवाइड बाई, पूरा लिख दी क्या, चलो मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं, देखो 10e और डिवाइड बाई कितना है 4 प्लस 10r, यही है। फिर इतना टोटल का डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10e डिवाइड बाई 6 प्लस 10r, ये हो जाएगा। देखो ये 10e से 10e कैंसिल आउट हो गया, ओके निकालना है कोई बात नहीं, उसको कैंसिल आउट करो। ये कितना हो जाएगा 24 और इतना 6 से काटो 6 3 18, 6 चौको 24, 4 बटा कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू ए ऊपर चला जाएगा 6 प्लस 10r डिवाइड बाई 4 प्लस 10r, इसको ऊपर चला जाएगा ना ये। अब गुणा करा दो, इसको गुणा कराओगे तो ये इसमें गुणा हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस 10 चौको 40r इक्वल टू 36 18, अब 10 त्याई 30r, इसको लाके और इसको लाके माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, इसमें से 40 में से 30 जाएगा 10r इक्वल टू ए जाके उधर घट जाएगा 18 में से 16 जाएगा 2, r बराबर आ जाएगा कितना 2 बटा 10 इक्वल टू 0.2 ओम। इसको ऐसे लगाएंगे ठीक, तो आपका आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना आ जाएगा 0.2 ओम आ जाएगा, ओके इतना याद रखेंगे। अब देखिए ई निकालना है तो ई आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए, जैसे पहले वाले समीकरण में ही रख लीजिए, यहीं पर ई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा यहीं रख लो, कोई कहीं रख लो, यहाँ जगह है 1.8, चलो देखो इसमें ई निकालना है तो 1.8 इज इक्वल टू 10 इंटू ई डिवाइड बाई 6 प्लस 10 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा देख लो, ऊपर आ जाएगा 10e और नीचे आ जाएगा 6 और 10, ये आ जाएगा 2 हो जाएगा 2 और 6 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो e इजकल टू कितना आ जाएगा बाबू, e इजकल टू 8 इंटू 1.8 डिवाइड बाई 10, ठीक है 18 बटे 144 हो जाएगा 1.4 डिवाइड बाई 10, ये तो आएगा डिवाइड बाई 10 मतलब 1.44 वोल्ट, 1.44 वोल्ट, ठीक है इतना आ जाएगा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा वोल्टेज और एक आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ऐसे आप लगाएंगे उसको, ओके चलिए आगे चलते हैं। तो बैटरी में, चलिए बैटरी में अब हम पढ़ेंगे एक थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी बाई चांस ये भी एग्जाम में आ जाते हैं, ओके तो जैसे आप फैराडे का नियम पढ़े थे, फैराडे का नियम जब पढ़े थे तो फैराडे का नियम में आपने क्या पढ़ा था, फैराडे का नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड था। लेकिन अब हम पढ़े, हमने बोला था वहीं भी कि फैराडे का नियम कई होता है, एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड है। अब हम चलेंगे इस समय फैराडे का जो नियम है वो इलेक्ट्रोलिसिस से पढ़ेंगे, ओके वैद्युत अपघटनी से संबंधित नियम पढ़ेंगे। ये देखते हैं क्या होता है वैद्युत अपघटनी से संबंधित फैराडे का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए यहां हम पढ़ेंगे
फैराडे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस वैद्युत अपघटनीय से संबंधित फैराडे का नियम। ठीक है, ये बहुत पूछ सकता है लेकिन इसके कम चांस है, लेकिन फिर भी पढ़ के जाइएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड फैराडे का नियम क्या होता है उसी के बारे में आपको पढ़ना है। ये काम आएगा, ये जब आप मेजरमेंट पढ़ेंगे ना उसमें काम आएगा, थोड़ा बहुत काम आएगा वहां पर। ओके, क्या होता है आइए जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं जब आप बैटरी को, ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी बैटरी को, ऐसे जब बैटरी हम बनाए थे इसमें प्लेटें हुआ करती थी, इस पे प्लेटें हुआ करती थी, और इस प्लेट के द्वारा, याद कीजिए ये आपका टर्मिनल हो जाएगा इसका, या उसका टर्मिनल हो जाएगा, तो यहां पर आप लोड जोड़ते थे या फिर चार्ज करते थे, चाहे चार्ज भी ले सकते हैं, चार्ज करते थे। तो होता क्या था, इस पर ऑक्साइड का लेयर जमने लगता था। इस जो पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव प्लेट पर अगर मान लीजिए हम लेड का ही मान लें तो PbO2 बन जाता था, इस पे ऑक्साइड का लेयर जमा होता था, जिसके वजह से इसका जो द्रव्यमान है वह बढ़ने लगेगा। देखिए, जो इसका द्रव्यमान है वो इंक्रीज करने लगता है, द्रव्यमान है वो क्या करने लगेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब उस पर ऑक्साइड का जब लेयर जमेगा तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज पर जब लेयर जमेगा किसी चीज का, तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। ओके, उसी से संबंधित फैराडे ने अपना नियम दिया, उसी से संबंधित फैराडे ने अपना नियम क्या दिए, जरा वो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी से संबंधित फैराडे ने क्या कहा था। फैराडे ने ये कहा कि यदि किसी प्लेट पर अगर चार्ज बढ़ रहे हैं, प्लेट पर चार्ज बढ़ रहे हैं तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। अगर धारा बढ़ रही है, धारा से संबंधित होती है ना, ये धारा रिलेटेड होती है, अगर करंट बढ़ेगा तो उस पर उपस्थित द्रव्यमान का मान भी बढ़ेगा। ओके, तो फैराडे के जो नियम थे 1932-33 में, जो फैराडे थे हमारे, फैराडे साहब 1932 और 33 में, सन था 1932 और था 1933। ठीक है, इसके बीच में उन्होंने इस पर शोध किया, और शोध करने के बाद उन्होंने बताया कि जो m है, जो इसमें m है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q होता है। ओके, लेकिन उन्होंने कहा q नहीं, m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू it होता है, मतलब i के मतलब q इतना होता है। ओके, तो उन्होंने इसको किस प्रकार डिफाइन किया, तो उन्होंने डिफाइन किया कि यदि लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, यदि किसी बैटरी को चार्ज किया जाए, यदि किसी बैटरी को चार्ज किया जाए तो, यदि किसी बैटरी को चार्ज किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण प्राप्त द्रव्यमान उसके प्रवाहित धारा के, 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 प्रवाहित धारा के,
समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ओके, अच्छा उन्होंने दो नियम दिया था, हाँ याद रखिएगा, ये आपका प्रथम नियम है। दो नियम में ये कौन सा नियम है उनका? ये है उनका प्रथम। यदि किसी बैटरी को चार्ज किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण प्राप्त द्रव्यमान उनकी प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। ओके, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। अब देखिए, जैसे जो प्राप्त द्रव्यमान होगा, प्राप्त द्रव्यमान, जो इसमें द्रव्यमान होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवेश होता है। क्या होगा बाबू? आवेश होता है, या m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, या m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू it, या m इक्वल टू करते हैं तो आता है z i t। ये आपका मेन फार्मूला होता है, कौन सा? फैराडे का। m इक्वल टू z i t, जहां लिखेंगे, जहां m क्या है? m देखिएगा द्रव्यमान तो है, m जो है द्रव्यमान है, लेकिन याद रखेंगे यह ग्राम में है। ठीक है, द्रव्यमान जो लेंगे किलोग्राम में नहीं लेंगे, यहां पर द्रव्यमान ग्राम में लिया जाता है। ओके, द्रव्यमान ग्राम में है। और I क्या है? I जो है प्रवाहित धारा है, I जो है प्रवाहित धारा है। ठीक है, और T क्या है? T आपका टाइम है, जितने टाइम में धारा प्रवाहित हो रही है। और Z क्या है? Z को हम बोलते हैं रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलेंगे बाबू? रासायनिक तुल्यांक। ओके, ये याद रखना है, Z को हम बोलते हैं रासायनिक तुल्यांक। ओके, इतना चीज आपको याद रखना है इसमें। तो ये पूछता है फैराडे के नियम में, तो फैराडे के प्रथम नियम में आपको ये सब लिखना है, तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए एक चीज और मैं कर सकता हूं यहां पर, अगर मैं यहां पर Z का मान निकालूं तो कितना आ जाएगा यहां से? चलिए इसी में निकालते हैं। अगर हम m इजकल टू कितना है बाबू? Z i t है। अगर मैं यहां से Z का मान निकालूं तो कितना आ जाएगा? m बाई आई टी। m बाई कितना आ जाएगा? आई टी आ जाएगा। ओके, अगर मैं इसका मात्रक निकालूं, अगर मैं इसका मात्रक निकालूं तो क्या आएगा? मात्रक, मात्रक क्या आ जाएगा देख लो। Z इजकल टू कितना है? m, अब आई कितना है? आई टी। m का मात्रक ग्राम रखना, ठीक है, और I का मतलब क्या होता है? एम्पियर, और इसका क्या होता है? सेकेंड। तो मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम प्रति एम्पियर सेकेंड। ओके, याद रखिएगा, उसको ग्राम में लीजिएगा। अतः या अगर मान लीजिए, या अगर मैं, अगर सपोज दैट I इक्वल टू मैं मान लू 1 एम्पियर, I इक्वल टू कितना मान लिया जाए? 1 एम्पियर, और T इक्वल टू मैंने मान लिया 1 सेकेंड। एग्जाम्पल के रूप में मैंने इतना मान लिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में जरा ध्यान देना, अगर मैं I को 1 एम्पियर मान लूं और T को 1 सेकेंड मान लूं, तो अगर फार्मूले में ये रखूं तो क्या आएगा? यहां से Z इक्वल टू क्या आ जाएगा? M डिवाइड बाई 1 इंटू 1। इसका मतलब Z का मान जो है वह M के बराबर आ गया। Z का मान किसके बराबर आ गया? M के बराबर। तो 1 का कोई मान तो होता नहीं है, याद रहेगा ना। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो देखो, Z जो है द्रव्यमान का वह मात्रा है, द्रव्यमान का वह मान है जो 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उत्पन्न होता है। मतलब 1 एम्पियर की धारा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1 एम्पियर की धारा, कितना? 1 एम्पियर की
1 एम्पियर की धारा यदि 1 सेकेंड प्रवाहित किया जाए, 1 एम्पियर की धारा यदि 1 सेकेंड प्रवाहित किया जाए, 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए, तो उत्पन्न पदार्थ की मात्रा, उत्पन्न पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाएगी बाबू? रासायनिक तुल्यांक कहलाएगी। रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल डिफाइन करेंगे। तो एग्जाम में आता है तो आप यहां तक इसको जरूर लिखेंगे। ओके, यहां तक आप इसको जरूर लिखेंगे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो ये तो प्रथम नियम है। और द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम में देखिए, इतना आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलते हैं द्वितीय नियम में, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस के अब हम चलेंगे द्वितीय नियम में। सेकेंड लॉ क्या कहता है, जरा उसके बारे में आइए ध्यान दो। सेकेंड लॉ या द्वितीय नियम, देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है कि यदि कई बैटरियों को, अगर कई बैटरियों को, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर हम एक बैटरी ये लिए हुए हैं, एक बैटरी ये लिए हुए हैं, एक बैटरी ये लिए हुए, ओके, और भी बैटरियां हैं। इस बैटरी में ये मान लीजिए उसका पॉजिटिव, निगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, ये हमारे प्लेट्स मान लीजिए, प्लेट्स भी दिखा लीजिए। एज ऑलवेज प्लेट दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, ये हमारे प्लेट्स हैं। अगर इन बैटरियों को, और भी हो सकते हैं लेकिन मैंने इतना दिखा रखा है, अगर इन बैटरियों के प्लेट्स को अगर आप सीरीज में जोड़ दीजिए, प्लेट्स नहीं इनको, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, और यहां पर हमारा पॉइंट मिल जाएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर इसका जो ईएमएफ है वह E1 हो, इसका ईएमएफ हमारा E2 हो, और इसका ईएमएफ मान लीजिए हमारा कौन हो, E3 हो, इसका जो द्रव्यमान जो हो रहा है जमा, वो मान लीजिए M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है, और इसका द्रव्यमान M3 है, M3 है। तो नियम क्या कहता है इसमें कि यदि देखा जाए तो सभी बैटरियों में अगर समान समय में समान धारा फ्लो, असमान धारा फ्लो होता ही है। आपको पढ़ाया भी गया था कि सीरीज में धारा का जो मान होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो जब इसमें अगर धारा का मान देखा जाए, अगर मैं यहां पर लोड जोड़ रहा हूं, अगर यहां पर मैं लोड जोड़ूंगा, तो ये बताइए सभी बैटरियों की मैं बात करूं, अगर मैं सभी बैटरी की बात करूं, तो सभी बैटरियों के लिए याद रखना है कि समान समय में, अरे समय तो वही रहेगा, समान समय में समान धारा होगी, समान धारा होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर 1 सेकंड में देखा जाए तो 1 एम्पीयर, दूसरा सेकंड में 1 एम्पीयर, मतलब समय भी वही रहेगा भाई, सब में समय वही रहेगा, धारा भी वही रहेगी, क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है, मतलब समान समय में समान धारा फ्लो होगी। तो फैराडे का द्वितीय नियम यह कहता है कि यदि कुछ बैटरियों को सीरीज में जोड़ दिया जाए, कुछ बैटरियों को सीरीज में जोड़ दिया जाए, तो उस समय सब में समान समय में समान धारा फ्लो होगी। तो M1 is directly proportional to E1 होता है। अतः क्या कहता है द्वितीय नियम? अतः
लिखेंगे हम द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार कई बैटरीज को, कई बैटरियों को, कई बैटरीज को सीरीज में जोड़ दिया जाए। कई बैटरीज को हम किस में जोड़ दें? सीरीज में जोड़ दें, सीरीज में जोड़ दें तो समान धारा के लिए, समान धारा के लिए प्रत्येक बैटरी का, प्रत्येक बैटरी का, प्रत्येक बैटरी का, ठीक है, प्रत्येक बैटरी का एम उसके ईएमएफ, ईएमएफ मतलब ई के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब बैटरी का वोल्टेज अलग अलग हो तो उनका द्रव्यमान, फिर जो भी उनका द्रव्यमान रहेगा, द्रव्यमान भी अलग अलग होगा। जो भी उनका द्रव्यमान, बैटरी का द्रव्यमान नहीं, जो इलेक्ट्रोलिसिस से द्रव्यमान होता है उसकी बात मैं कर रहा हूं ग्राम में, वो आपके ईएमएफ के समानुपाती। बिल्कुल सही है, वोल्टेज बढ़ेगा तो ज्यादा स्टोर करेगा, ऑक्साइड ज्यादा जमा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? उतना ज्यादा अगर देखा जाए तो उनके एम के समानुपाती बिल्कुल ही होगा। ओके, अतः अतः मैं लिख सकता हूं कि M1 is directly proportional to E1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और M2 is directly proportional to E2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और एक काम करेंगे, समीकरण नंबर एक अब बटा कर दीजिए समीकरण नंबर दो, तो क्या आ जाएगा? M1 बाई M2 इक्वल टू E1 बाई, इतना आ जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा। तथा ऐसे भी लिख सकते हैं, तथा में अगर मान लीजिए M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 है, M1 इक्वल टू करते हैं तो कांस्टेंट आता है के E1, यहां से के का मान निकाल लीजिए, कितना आएगा? M1 बाई E1, के का मान आ गया। उसी तरह, उसी तरह अगर मैं मान लू M2 बरा, M2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, तो M2 बराबर कितना आ जाएगा? के E2, इतना आ जाएगा। ठीक है, और यहां से भी उसको के का मान निकाल लो तो के इज इक्वल टू आएगा M2 डिवाइड बाई। तो इसके द्वितीय नियम से मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? M1 बाई E1 इक्वल टू M2 बाई E2 इक्वल टू M3 बाई E3 इक्वल टू के। और भी हो सकता है, मैं इतना तक लिखूंगा। और सॉरी, क्या भाई कहाँ परेशान कर रहे हो? M1 बटा E1 है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो जब भी आपको पूछेगा, नियम पूछेगा, कौन सा नियम भाई? तो नियम पूछेगा जब भी आपको फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, तो यहां तक आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार फैराडे का जो नियम था इलेक्ट्रोलिसिस का, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। ओके, नियम जरूर याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस का।
एग्जाम में इसको पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का जरूर पूछता है एग्जाम में, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक। आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल के लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे हम जो बैटरीज होते हैं, बैटरी की रेटिंग किस में होती है, ठीक है। बैटरी की रेटिंग एम्पियर आवर और वाट आवर में कैसी होती है, ठीक है, उसके बारे में आपको कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।